एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? प्लीज ज्वाइन एवरीवन. Today's topic for presentation that is all about inflation. Please do join everyone. जल्दी सभी लोग ज्वाइन करिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके. प्लीज ज्वाइन एवरीवन. वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. कैसे हैं आप सभी लोग? टुडे वी स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑल अबाउट इन्फ्लेशन. Very one of the important topic for UGC NET in management, commerce and economics, all three streams. Please join everyone. सभी लोग ज्वाइन करिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके. प्लीज ज्वाइन एवरीवन. So once again, good evening everyone. Today we are starting the topic that is all about inflation. So before starting the core topic, everybody knows my name is Anubhav Singh. ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेशन की. तो आज पूरा टॉपिक कोशिश करेंगे कि आज पूरा खत्म कर दें, अदरवाइज बचा हुआ रिमेनिंग टॉपिक विल ट्राई टू कंप्लीट इट बाय टुमारो. तो व्हाट इज द इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन क्या है? बहुत एक कोर टॉपिक है, बहुत कोर एक मतलब एक ट्रेंडिंग टॉपिक है. लेकिन सर्टेन इसमें टेक्निकल भी कुछ चीज़ें हैं जो कुछ लोगों ने सुनी होगी, कुछ लोगों ने नहीं सुनी होगी. अगर हम लोग इन्फ्लेशन को जनरल लैंग्वेजेस में बात करेंगे कि व्हाट इज द इन्फ्लेशन, तो इसकी बात करते हैं जनरल राइस इन आ prices of goods and services. General rise in prices of goods and services. Prices of goods and services. General rise in prices of goods and services. ठीक है, मतलब किसी भी चीज में उतना नहीं है कि जब चीजों का कीमत बढ़ जाना, कीमतें बढ़ जाना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इन्फ्लेशन, महंगाई. ठीक है, या अगर लैंग्वेज में बात करें, लोग कुछ लोग कहते हैं कि मनी की वैल्यू कम हो जाना. मनी की वैल्यू नहीं कम होता है, कुल मिलाकर क्या होता है? परचेजिंग पावर कम हो जाती है. पहले 100 रुपए में आपको कोई 1 किलो चीज मिल रही, नाउ यू आर गेटिंग ओनली आधा किलो मिल रहा है. आपको पहले 100 रुपए में 2 चीजें मिल रही थी, नाउ यू आर गेटिंग ओनली वन थिंग या वन गुड्स. तो टू मच मनी चेजिंग फॉर फ्यू गुड्स. सीधी सी बात है, गुड्स कम है मार्केट में और मार्केट में क्या है, और मनी बहुत ज्यादा. सब कुल मिलाकर हम लोग सिंपल भाषा लैंग्वेज में बात करें तो मनी सप्लाई बढ़ती है. क्या बढ़ता है? मनी सप्लाई बढ़ती है तो इन्फ्लेशन हो जाती है. क्या हो जाता है? इन्फ्लेशन हो जाता है.
ठीक है, तो जनरल राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। क्लियर? या टू मच मनी चेजिंग फॉर फ्यू गुड्स, यहाँ पर चेजिंग लिखना है, मतलब कुछ बहुत सारा पैसा कुछ गुड्स के लिए चेज कर रहा है, उसको भी बोलते हैं। टू इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, उसको भी हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन में क्या है? इन्फ्लेशन इज ऑल अबाउट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, और फिर बात करते हैं नॉर्मली इन्फ्लेशन, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, कि एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब डिमांड के बढ़ने से जो इन्फ्लेशन होता है उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब डिमांड क्यों बढ़ेगी मार्केट में? जैसे क्वांटिटी, फिर हो गया प्राइस। ठीक, सीधी सी बात है कि आपका क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे प्राइस बढ़ेगा। जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, मार्केट में डिमांड इधर से, डिमांड आपकी इधर से इधर हो गई, तो सीधी सी बात है आपका आपका प्राइस भी ऊपर बढ़ेगा। क्लियर? तुम्हारा क्या होगा? शिफ्ट इन डिमांड कर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। लेकिन डिमांड कब बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी। क्यों होता है? क्या समटाइम्स ड्यू टू इंक्रीज इन द डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम उस इनकम को कहते हैं जब आपका डायरेक्ट टैक्सेस को कम कर देते हैं। डायरेक्ट टैक्स, अगर आपका इनकम टैक्स कम हो जाएगा, आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, सबका पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो मार्केट आपकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। क्लियर? तो इसको बोलते हैं कि ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होता है? जब ड्यू टू इंक्रीज इन द डिस्पोजेबल इनकम, ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, आपका हो गया कि क्या ऑन द गवर्नमेंट हैज टू इंक्रीज, ये कभी क्या क्या करता है सरकार, आपकी डिमांड पुल, ये मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ने के चक्कर में जैसे गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग ज्यादा कर दी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा हो गई, सरकार ने सब्सिडीज देना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ज्यादा होगी, लोग अगर मार्केट में रिलेटिव इनकम लेवल बढ़ गया, रिलेटिव इनकम लेवल बढ़ गया, रिलेटिव इनकम लेवल बढ़ेगा, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम होगी, तो हमारी क्या बोलेंगे उसको हम लोग? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब मार्केट में डिमांड के चक्कर में सप्लाई, डिमांड के चक्कर में प्राइस बढ़ता है, उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन करते हैं। सीधी सी बात है, खरीदने वाले मार्केट में गुड्स है एक, खरीदने वाले चार है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बार्गेन करेंगे। बार्गेन कौन करेगा? सेलर बार्गेन करेगा। तो जब चीजें मार्केट में चार है, सेल बायर एक है, तो आप बार्गेन करेंगे। ठीक है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज ऑल अबाउट द once the demand, when the quantity demand will increase, so prices will also increase। प्राइस इंक्रीज होगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा होता है सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन, सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन, ये हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी बोला जाता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? जब मार्केट में आपकी ओवरऑल रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गए, जब इनपुट की कॉस्ट बढ़ेगी, अगर ये मार्कर क्या प्लास्टिक की कॉस्ट बढ़ेगी, रबड़ की कॉस्ट बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट बढ़ेगी। तो अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ गई या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली फाइनल प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट भी बढ़ेगी। सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं जब ओवरऑल कॉस्ट बढ़ती है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब किन किन तरीके से बढ़ सकती है? मान लीजिए कि इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब मान लीजिए इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए, जीएसटी पहले 100 रुपए पे 10% पड़ती थी, तो 110 रुपए का गुड्स था, अगर जीएसटी 20% हो गई तो 120 रुपए का हो गया। तो कहीं ना कहीं लेबर कॉस्ट बढ़ गई। मान लीजिए कि इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस, अगर न्यूनतम मजदूरी बढ़ेगी 100 से 200 हो जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है कि जब लेबर कॉस्ट बढ़ेगी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी की कॉस्ट बढ़ेगी, टैक्सेस बढ़ेंगे, उसके चक्कर में जो इन्फ्लेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। समझ गए? तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज ऑल अबाउट द कि वंस योर डिमांड विल बी इंक्रीज, उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इफ द रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ रही है, तो आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है, लेबर की कॉस्ट बढ़ रही है, आपकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी, उससे क्या होगा? हमारा क्या बोलेंगे उसको? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन।
इसकी कई सारी चीज होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक का मतलब है कि आपके पास बहुत हाई टेक्नोलॉजी नहीं है। अब देखिए ना, पहले 2016 से पहले, जियो आने से पहले क्या था, इंटरनेट कितना कॉस्टली था यहाँ पर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक था, टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत ज्यादा हाई नहीं थी। इसी के चक्कर में जो टेलीकम्युनिकेशन था बहुत कॉस्टली था, सर्विसेज बहुत कॉस्टली थी। तो ये क्यों होता है, सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? इंक्रीज इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस या एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस होता है, अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ेगा, तो अगर मान लीजिए गेहूं का दहन या दहन का अगर सरकार ने न्यूनतम उसका 2,000 रुपए कुंटल कर दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो चावल बिकेगा आगे महंगा ही बिकेगा, आटा भी महंगा बिकेगा। तो कुछ चीजों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अगर बढ़ा देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई एक बिजनेसमैन, कोई फार्मर से कुछ सामान कॉस्टली खरीदेगा तो आगे कॉस्टली बेचेगा। तो अगर एमएसपी इज ग्रेटर देन द एमपी, मार्केट प्राइस से एमएसपी ज्यादा होगी, तब दिक्कतें होंगी हमारी। क्या सप्लाई स्टॉक इन्फ्लेशन से और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि फ्लक्चुएशंस, साइक्लिकल एंड सीजनल फ्लक्चुएशंस। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन कौन से होते हैं, जो बिजनेस साइकिल की वजह से फ्लक्चुएशंस होते हैं। सीजनल, की बारिश बहुत ज्यादा हो गई, अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो आपकी पूरी फसल खराब हो गया, क्रॉप खराब हो गया, तो चीजें कॉस्टली होंगी। तो कई सारी चीजें हैं इसमें हमारी, किसमें, अपना सप्लाई शॉक में या कॉस्ट पुश में, कि आपका दोबारा देखिए, इंक्रीज इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंक्रीज हो गया हमारा, फैक्टर प्रोडक्टिविटी की कॉस्ट बढ़ गई है ना, रॉ मटेरियल कॉस्टली हो गया, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक, टेक्नोलॉजी बहुत हाई नहीं यूज कर रहे हैं आप। और उसके अलावा हम लोग बात करेंगे फ्लक्चुएशंस ड्यू टू द साइक्लिकल एंड सीजनल रीजंस। साइक्लिकल रीजन होते हैं जो बिजनेस साइकिल में आपको बताया था, जो बिजनेस साइकिल की वजह से जो आप लोग पॉलिसीज बना रहे हैं, उसको साइक्लिकल रीजंस बोलते हैं, कि एक समय के साथ चीजें महंगी होंगी होंगी। सीजनल, ड्यू टू सर्टेन ड्यू टू सर्टेन होता है, क्लाइमेट की बेसिस पर, क्लाइमेट खराब है, उसके चक्कर में आपकी पूरी क्रॉप खराब हो गई या पर्टिकुलर प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाई, तो मार्केट में सप्लाई शॉर्ट होगी, तो ऑटोमेटिकली चीजें कॉस्टली होंगी। अब बताइए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। जल्दी बताइए, आगे बात करेंगे हम लोग इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। Anyone is having any doubt, please do tell me. आकृति, दिव्या, Saka ma'am, you, Charul, please do everyone respond. From the probably by tomorrow, there will be a two separate classes for management commerce की क्लास 8 से 9 होगी, या 7:30 to 8:30 होगी, हम टाइम आज ग्रुप में डाल देंगे। और इकोनॉमिक्स की क्लास कल अलग होगी कल से, क्योंकि जो भी टॉपिक कॉमन थे वो सब हो चुके हैं, मैक्सिमम टॉपिक के। इंटरनेशनल बिजनेस पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसके अलावा माइक्रो के कुछ टॉपिक्स और मैक्रो के। तो ये है कि कल से इकोनॉमिक्स में एक सिलेबस, पूरा इकोनॉमिक्स नेट का सिलेबस बिल्कुल अलग है, तो इकोनॉमिक्स क्लासेस प्रॉब्ली बाई टुमारो अलग होगी कल से। जल्दी सब लोग रिस्पॉन्ड करिए, या कोई क्वेरी हो आप लोगों को। प्रॉब्ली बाई टुमारो देयर विल बी टू सेपरेट क्लासेस फॉर मैनेजमेंट कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, सबके लिए अलग अलग क्लास होगा। कृति, आप ऑनलाइन है आज? अब इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का इफेक्ट्स क्या होता है? देखिए, जितना जितना इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नुकसान करता है, उतना इकोनॉमी में डिफ्लेशन भी नुकसान करता है। तो दे शुड हैव हेल्दी प्राइस, इन्फ्लेशन होना जरूरी है इकोनॉमी में, लेकिन एक्सेस इन्फ्लेशन होगा तो वो भी नुकसान करेगा। द डिफ्लेशन होता है वो मंदी, वो भी इकोनॉमी के लिए नुकसान करता है। तो इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, कि इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, इनएफिशिएंसीज आती हैं। क्या आती हैं? इनएफिशिएंसीज। इन्फ्लेशन एट द इनएफिशिएंसीज इन द मार्केट, इनएफिशिएंसीज इन द मार्केट। ठीक है, तो अब उसके चक्कर में आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पाते हैं और बजटिंग नहीं कर पाते। तो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, बजटिंग नहीं कर पाती हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पाती है। और
सेकंड हमारा क्या है इफेक्ट, अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर परचेजिंग पावर ऑफ मनी, फ्यूचर परचेजिंग पावर ऑफ मनी। क्योंकि आपको पता है कि इन्फ्लेशन कंटिन्यू बढ़ रही है, तो आपकी फ्यूचर परचेसिंग पावर मनी होगी, उसके लिए बहुत अनसर्टेनिटी रहेंगे, आप अनसर्टेन रहेंगे, आप ना कभी ज्यादा खरीदेंगे ना उसको कम खरीदेंगे। उससे क्या होता है, अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर परचेसिंग पावर ऑफ मनी विच डिस्करेज द, क्या डिस्करेज करता है, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। क्या आपको लग रहा है कि लगातार इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो ऐसी जगह पर आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे और सेविंग भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सेविंग करके रख भी लिया, आगे इन्फ्लेशन बढ़ गई तो वो आपकी देयर विल नॉट बी, उस पर्टिकुलर मनी का कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। एक ट्रेड पे नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। अगर आप बात करेंगे, जिम्बाब्वे की बात करिए, वेनेजुला का बात करिए, जो साउथ अमेरिकन कंट्री है, जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है, तो अफ्रीका में बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है। साउथ अमेरिका में वेनेजुला की इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव इंपैक्ट डालता है ट्रेड पे। उसके अलावा सबसे बड़ा मेन मुद्दा होता है इनस्टेबिलिटी इन द करेंसी, जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज होती है, इनस्टेबिलिटी इन द फॉरेक्स। तो फॉरेन एक्सचेंज में भी आपकी इनस्टेबिलिटी उसको दिखाता है। दूसरा क्या होगा, जब देश में इन्फ्लेशन होगी, उससे क्या होगा, हायर द इनकम टैक्स रेट। क्योंकि इन्फ्लेशन क्यों है, कहीं ना कहीं मनी सप्लाई ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, आप इनकम टैक्स ज्यादा कर दोगे, डायरेक्ट टैक्स ज्यादा करोगे, लोगों का टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, टैक्स ज्यादा देंगे तो लोग, डिस्पोजेबल इनकम लोगों की कम होगी, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो मार्केट में डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। क्लियर। उसके अलावा आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी इंपैक्ट करेगा, बीओपी और बीओटी पे भी आपका इंपैक्ट करेगा। तो कौन कौन से रीजंस हो गए, इनस्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज आपकी करेंसी अप्रिशिएट डेप्रिशिएट बहुत बहुत जल्दी जल्दी होगी, आपके देश में इनकम टैक्स बहुत हायर होगा, डिस्पोजेबल इनकम आपकी कम होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ टैक्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, इनएफिशिएंसीज इन द मार्केट, मार्केट में इनएफिशिएंसीज रहेगी, अनसर्टेनिटीज अबाउट द फ्यूचर परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है, तो उससे इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स हमारी कम होंगी, और कहीं ना कहीं निगेटिव, और एक आपका निगेटिव इंपैक्ट ऑन ट्रेड, किस पे, निगेटिव इंपैक्ट ऑन ट्रेड भी रहेगा आपका। क्लियर है। क्लियर। कुछ इन्फ्लेशन से कुछ कुछ रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं, उसका आप लोगों ने सुनी हो, कुछ कुछ उसका ना सुनी हो। एक होता है इन्फ्लेशन, तो समझ में आ गया आपको। इसका अपोजिट क्या होता है, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, रिफ्लेशन, माइजरी इंडेक्स, फिलिप कर्व, क्या, फिलिप कर्व, और होता है हाइपर स्टैगफ्लेशन भी होता है। ठीक है, स्टैगफ्लेशन, और होता है हमारा हाइपर इन्फ्लेशन। ये सब चीजें क्या होती है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, माइजरी इंडेक्स, फिलिप कर्व, स्टैगफ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। सबसे पहले बात करेंगे स्टैगफ्लेशन की। किसकी बात करेंगे, स्टैगफ्लेशन। व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि स्टैगफ्लेशन सिचुएशन होती है कि स्टैगफ्लेशन इन इकोनॉमी वेयर इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बोथ आर एट हाई लेवल। ऐसी स्थिति जब आपका इन्फ्लेशन रेट देश में और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों हमारे हाई होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, तो इन सच सिचुएशंस वी डू कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। ठीक है, तो स्टैगफ्लेशन इज इक्वल टू एसएफ इज इक्वल टू हाई इन्फ्लेशन रेट प्लस हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, तो हमारे जब देश में इन्फ्लेशन रेट भी चरम सीमा पे है और अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे होता नहीं है कि जब मान्यता, एक नॉर्मल एजम्पशन ये कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट रहेगा तो बेरोजगारी नहीं रहेगी, मार्केट में डिमांड रहेगी, सॉरी, मार्केट में ऑटोमेटिकली एक हेल्दी अनएम्प्लॉयमेंट कम रहेगा।
लेकिन स्टैगफ्लेशन की कंडीशन रहती होती है कि इन्फ्लेशन रेट भी बहुत ज्यादा है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन भी है इकोनॉमी में, साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी एट ए पीक, अनएम्प्लॉयमेंट भी पीक पर है। ऐसी कंडीशंस को वी डू कॉल स्टैगफ्लेशन। ठीक है, समझ गए स्टैगफ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बोथ आर एट ए हाई लेवल। होता है क्या, इफ द इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली फॉर द लॉन्ग पीरियड्स अफेक्टिंग द इनपुट प्राइस एज वेल एज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जब इन्फ्लेशन रेट एक लॉन्ग टर्म तक की इकोनॉमी में रहता है, उससे क्या होता है, प्राइसेस के इनपुट्स, मतलब इनपुट प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। उससे क्या होता है कि मार्केट में डिमांड भी अफेक्ट होती है। तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बोथ आर एट ए हाई लेवल, दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। क्या कहते हैं उसको? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। हम आपको एक ही से समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नॉर्मली ऐसे समझिए आप। अगर ये देखिए, नॉर्मल प्राइस है इस मार्कर का या पेन का 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपीज, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्राइस। अगर ये हो गया 20 रुपए, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इन्फ्लेशन। इफ इट बेंट डाउन 5 रुपीज, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। मंदी आ गई, क्या कहते हैं उसको? डिफ्लेशन कहते हैं। तो डिफ्लेशन क्या, दर इज, अभी सब बताएंगे कि करके, एक करके समझ लीजिए। जो हमारा ये कहीं पे 18 रुपए या 19 रुपए की हम लोग बात करते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेशन। when the government deliberately increase the prices of goods and services, that is called reflation। यहीं पे 15 रुपए या 16 रुपए, इसको बोलते हैं हम लोग डिसइंफ्लेशन। क्या बोलते हैं? डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन क्या होता है? डिसइंफ्लेशन इज ऑल अबाउट, Charul, very good evening. Disinflation is all about more than normal price but less than inflation price। नॉर्मल प्राइस से ज्यादा और इन्फ्लेशन प्राइस से कम, उसको बोलते हैं हम लोग डिसइंफ्लेशन। क्या बोलते हैं? डिसइंफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या होता है? when the it is act of stimulating the economy by which increasing the money supply or reducing the tax, seeking to bring the economy back up in the long term trends following to the dip in the business cycle। Reflation is all about when the government deliberately increase the prices of product and services or increase the money supply। मार्केट में मनी सप्लाई सरकार जानबूझ के बढ़ाती है, मतलब जानबूझ के इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन क्या है? मोर देन नॉर्मल प्राइस बट लेस देन इन्फ्लेशन प्राइस, दैट इज कॉल्ड डिसइंफ्लेशन। जी क्या है? 5 रुपए, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। जितना इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन नुकसान करता है, उतना इकोनॉमी के लिए डिफ्लेशन भी नुकसान करता है। तो देयर इज नथिंग बट कंप्लीट, डिफ्लेशन इज द कंप्लीट अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, complete opposite of inflation। As a fall in the general price labels in the economy over a period of time, this deflation occurs when the inflation rate falls below 0%। जब इन्फ्लेशन रेट 0% से नीचे आ जाता है, उसको हम लोग इन्फ्लेशन रेट, डिफ्लेशन कहते हैं। तो इट्स जस्ट अपोजिट टू द इन्फ्लेशन रेट। तो डिफ्लेशन में क्या होता है कि मार्केट में मांग बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जब चीजें बहुत सस्ती हो जाएंगी, दैट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी। इट इज a state that falling price which occurs at that time when the output of the goods and services increase more rapidly than the volume of money in the economy। जब आपकी इकोनॉमी में आउटपुट ज्यादा तेजी से इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मार्केट में मनी सप्लाई कम है, आउटपुट बहुत ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, सप्लाई बहुत ज्यादा होगी, तो देयर विल बी इट कैन लीड्स टू बी डिफ्लेशनरी सिचुएशन इन इकोनॉमी। तो डिफ्लेशन इज ऑल अबाउट जब मार्केट में मंदी होता है। तो रिफ्लेशन ने कब बताया? बता दिया आपको। रिफ्लेशन इज अ सिचुएशन ऑफ एंड डिलिबरेटली ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट। जब सरकार जानबूझ के मार्केट में महंगाई लाती है, गवर्नमेंट टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज द डिमांड बाय गोइंग फॉर हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसको क्या बोलते हैं? कैसे लाते हैं रिफ्लेशन? गवर्नमेंट हैज टू गो फॉर द हायर पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्स कट, इंटरेस्ट रेट कट एटसेट्रा। इंटरेस्ट रेट को कम कर दीजिए, लो मनी सप्लाई बढ़ेगी। पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दीजिए, टैक्सेस को, डायरेक्ट टैक्सेस को कम कर दो, डायरेक्ट टैक्सेस को कम करेंगे, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा। इसको बोलते हैं रिफ्लेशन।
नेक्स्ट आया माइजरी इंडेक्स। क्या आया? माइजरी इंडेक्स। माइजरी इंडेक्स क्या होता है? द माइजरी इंडेक्स इज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्रिएटेड बाय द इकोनॉमिस्ट थे ना, एक सुना होगा बड़े फेमस, ऑर्थर ऑर्थर ऑकुन ने दिया था। ठीक है। एंड फाउंडेड बाय एडिंग द अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू द इन्फ्लेशन रेट। एडिंग द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम लोग इन्फ्लेशन रेट के साथ ऐड कर देंगे, दैट विल बी बिकम द माइजरी इंडेक्स। एजम्पशन ये होता है कि इट इज एज्यूम्ड दैट both a higher level of unemployment and a worsening of inflation create the economic and social cost of a country. So Maizri index is an economic indicators created by the economic Arthur Okun and founded by adding the unemployment rate to the inflation rate, that is called Maizri index. तब देश पे इन्फ्लेशन रेट भी बहुत ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, तो मान्यता ये होती है कि ये इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक कॉस्ट भी इम्पैक्ट होती है, साथ साथ में सोशल कॉस्ट भी अफेक्ट होती है। लास्ट आया फिलिप कर्व। फिलिप कर्व क्या होता है? बनाया देखा होगा आपने, बनाते हैं यहाँ पे फिलिप कर्व। फिलिप कर्व कैसे बनता है? यहाँ ये क्या एक्सेस बाई एक्सेस ऐसे करके, सॉरी गलत हो गया। इसमें मतलब कुल मिलाकर है कि इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैव ए स्टेबल एंड इनवर्स रिलेशनशिप। फिलिप कर्व क्या बोलता है? इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैव ए स्टेबल एंड इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, एक उल्टी रिलेशनशिप होती है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन घटेगा। मतलब कुल मिलाकर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में स्टेबल, स्थिर और इनवर्स रिलेशनशिप होती है फिलिप कर्व में। एजम्पशन ये होती है कि लोअर एन इकोनॉमिक रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लोअर एन इकोनॉमिक रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द मोर रेपिडली वेजेस पेड टू लेबर इंक्रीज इन दैट इकोनॉमी। ये केवल शॉर्ट रन में अप्लाई होता है, याद रखिएगा। जो फिलिप कर्व है, फिलिप कर्व अप्लाई ओनली इन अ शॉर्ट रन। तो इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैव ए स्टेबल एंड इनवर्स रिलेशनशिप। एक स्टेबल रिलेशनशिप होती है दोनों के बीच में, और इनवर्स रिलेशनशिप होती है, उसको बोलते हैं हम लोग फिलिप कर्व। क्या बोलते हैं? फिलिप कर्व। क्लियर? अब बताइए कोई डाउट हो तो। Anybody having a doubt, please to tell me. Anybody having a doubt, please to tell me. ठीक है, तो आज हम लोग केवल इतना ही करेंगे। मेजर्स टू इन मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन में कल बताएंगे आपको WPI क्या होता है, CPI क्या होता है और SPI क्या होता है।
WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और CPI SPI, ठीक है, हमारा सर्विस प्राइस इंडेक्स, इनकी कल हम लोग बात करेंगे कि CPI कितने टाइप, 7 टाइप की होती है, हम आपको 4 टाइप्स की पढ़ाएंगे, मेनली 4 टाइप्स की होती है आजकल 7 टाइप। WPI कैसे काउंट करते हैं, टाइम लैप्स क्या होता है, बेस ईयर क्या होता है, मतलब 100% 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट कॉमर्स में मिलेगा WPI CPI से, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, कोर इन्फ्लेशन की हम लोग बात करेंगे कल। हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें तो कल बहुत सारे नए टॉपिक आएंगे आपको कि WPI इन्फ्लेशन क्या है, CPI क्या होता है, SPI क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होती है हमारी, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है, इन सब चीज़ों की हम लोग कल बात करेंगे। तो आज वाले में कोई डाउट हो तो प्लीज डू टेल मी एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडे। आज हम लोगों ने बेसिक्स बात कर लिया कि इन्फ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, माइजरी इंडेक्स क्या होता है, फिलिप कर्व क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है। तो वी हैव बीन डिस्कस द टुडे टर्मिनोलॉजीज ऑफ इन्फ्लेशन। बाय द डे, probably by tomorrow we'll try to complete it out the measures to कैलकुलेट द इन्फ्लेशन, उसमें WPI CPI SPI की हम लोग कल बात करने वाले हैं। तो आज के लिए कोई डाउट तो प्लीज बताइए, इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट बाय टुडेज लेक्चर so please do tell me, otherwise we have to be conclude today's lecture. We will meet you by tomorrow probably by the same time. नोट्स ग्रुप में डाल देंगे हम, आप देख लीजिएगा आप लोग, कोई डाउट तो बताइए। चलो वी विल मीट यू प्रॉब्ली बाय जस्ट टुमारो एट द सेम टाइम विद द मेजर्स की लोग बात करेंगे, कैसे काउंट करते हैं, WPI की बात करेंगे, CPI की बात करेंगे, SPI की बात करेंगे, हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करेंगे, कोर इन्फ्लेशन की हम लोग बात करेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।